क्लीन विजन की बात पढ़ रहे हैं कर रहे हैं जो भी है कॉग्निशन परफॉर्मेंस की बात चल रही है आज कॉग्निशन परफॉर्मेंस बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बात करें बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं थ्योरी हम डायरेक्टली पढ़ेंगे कर रहे हैं लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी के सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कुछ पॉइंट भी आगाज किया जाए बिल्कुल शुरुआत करते हैं देखिए पहला सवाल complex A has a composition of H12O6 Cl3Cr in the complex on treatment with concentrated sulfuric acid loses 13.5% of its original mass the correct molecular formula of A is आप देखिए कॉम्प्लेक्स जो है वो 13.5% मास लूज कर रहा है पहली बात उसका मतलब निकालें ठीक है ये CrCl3H2O होल 6 कितने टोटल आइटम है इसके अंदर ठीक है पानी होता है 80 मोलर मास पानी का है 18 6 108 हो गया Cl3 Cl35 35 3 105 और क्रोमियम है पावर जो 8 10 5 15 6 265 तो मोलर मास आता है 265 और 13.5% 265 का 13.5% दिस इज डेफिनेटली नॉट प्लेजेंट है ना 265 into 13.5 100 265 को एक क्षण के लिए काम करो जैसा एक बिंदु लगा लगा तो 26.5 into 13.5 26.5 का 13.25 into 2 into 13.5 कैसा लगा है अच्छा लगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 13.5 का स्क्वायर कितना होता है 25 13 into 14 30 169 हाँ तो ये लगभग जो है ये 169 170 के 175 175 के आसपास है लगभग इनटू 2 ये हो गया 350 और डेसिमल है ये डिवाइड बाय 10 बचा मैं कर दूंगा 13.5% मतलब लगभग 35 ग्राम्स पानी के केस में 18 to 36 एक्यूरेट बच रहा है 36 तो 2 मोल पानी निकल गया है कॉन्सेंट्रेटेड H2O के साथ इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है वो डॉट टू H2O है यही वो पानी है जिसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अपने साथ ले जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पानी था वो निकल पाएगा 2 पानी बाहर है तो 4 पानी अंदर 4 पानी अंदर है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 तो 2 क्लोराइड बाहर है तो अंदर है तो तीसरा बाहर होगा जरूर ये फार्मूला होगा और मैं क्या एकदम से कर लिया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया आपने कैलकुलेशन इसमें हम जुगाड़ आपको सेट किया जैसे कि उसको देखिए एक और तरीका बता सकता हूं इसका पहले प्रॉपर मेथड देखिए कैसा क्या किया मैं दिखा रहा हूं सबसे पहले मैंने इस फार्मूले का जोड़कर मोलर मास निकाला ऐसे ये H2O 6 थे ये Cl 3 इनका वजन निकाला 265 का 13.5% 265 का 13.5% निकाला मैंने और लगभग क्योंकि तो मल्टीप्लाई करके जुड़ा था मुझे ऊपर गोल मास जुड़ा था मैंने कहा लगभग कितना आपको वैल्यू प्रैक्टिस क्या करता है ये वो मास है जो हट रहा है 35 अब हटेगा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो पानी सूख लेता है हम चीज से पानी सूख लेता है यहाँ पर डिफरेंस है वो यहाँ से पानी निकाल सकता है वो यहाँ से पानी निकाल सकता है तब जब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में कोऑर्डिनेशन स्पीड से बाहर हो यदि कोऑर्डिनेशन कुछ पानी अंदर है कुछ बाहर अंदर वाला पानी चिपका हुआ है अच्छे से वो निकलेगा आराम से बाहर निकल जाता सारा पानी निकालते हैं तो 6 मोल पानी निकलना चाहिए था 35 के 35 अप्रॉक्सीमेट क्या है इसकी राउंड फिगर पानी की 36 18 टू 36 होता है तो 2 मोल पानी निकाला मतलब पानी का कैलकुलेशन एक्यूरेट 36 आएगा और 2 मोल पानी अब 2 मोल पानी निकल गया ठीक है 2 मोल पानी में था अब मैंने कहा कि क्रोमियम का कुछ कॉम्प्लेक्स है भगवान ने कितना पानी है हमें नहीं पता कितनी सी मोल लेकिन 2 पानी बाहर निकल और टोटल कितना था टोटल तो 6 पानी 6 में से 2 बाहर गया तो 4 अंदर और कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर 6 लेके रहेंगे क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन 6 होता है 6 में से 4 पानी हो गए 2 सीएल बचे 2 सीएल डाल और टोटल 3 थे तो एक को बाहर कर लो बात ऐसे किया था हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चन हां देख लिया आया बिल्कुल आया बी आंसर है बिल्कुल बी आंसर है और क्या भव्य मींस द आंसर इस बात पे और टफ क्वेश्चन करा रहे हो तुम इस क्वेश्चन का आर्डर कंसेप्ट आ रहा है एक साथ आप एकदम थोड़ा सा मतलब क्या होगा हल्का क्या बात होती है आप इतनी पीड़ा आपको दी भले कम दूंगी इसमें से एक टुकड़ा कर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूरी काफी जाए एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन बदल लिए करिए बिल्कुल करिए मतलब आगे और बढ़िए तो शायद क्वेश्चन द वॉल्यूम इन ml of 0.1 to 5 molar silver nitrate required to quantitatively मतलब पूरा का पूरा precipitate chloride ions in 0.3 gram of गंदगी is ये देखा है कि गंदगी का मोलर मास होता है तो आपको देखिए 0.3 ग्राम्स कॉम्प्लेक्स इस पूरी गंदगी को शॉर्टकट में ऐसे बोल कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स है इसका मोलर मास है 267.46 अच्छा करता है ना तो 0.3 डिवाइडेड बाय 267.46 ये क्या है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इतने मोल्स हैं इसके कॉम्प्लेक्स और एक कॉम्प्लेक्स में 3 क्लोराइड है पर तो इनटू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl देयरफॉर मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस कितने हो जाएंगे मोल्स इतने मिली कितने हो जाएंगे हजार से मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 0.9 डिवाइडेड बाय 0.26746 इसको मैंने 1 2 3 में बदल दिया पहला से मल्टीप्लाई करना होता है नंबर बदल जाएगा नहीं की बात क्या अगर आपको लग रहा होता है ऐसा जैसे आपकी बात ऐसा ये कैनोनिक कैलकुलेशन है आप लोग करते हैं इस तरह की बातें क्या आप कहीं लगभग कह सकते हैं 9/2.67 2.67 कितना होता है ये होता है 8/3 तो ये हो जाएगा 9/8/3 यानी कि 27/8 निकाल लेंगे मुश्किल कैलकुलेशन इतने मिलीमोल्स हैं हमारे पास इसके तो आसान एक लाइन की कैलकुलेशन थोड़ी कैनोनिक दिख रही है बट इट्स नॉट दैट 30 एक्चुअली है थोड़ा करीब मजबूत करेंगे हो जाएगा तो कितना लिखते हैं इसमें और अगर AgCl प्रेसिपिटेट कराना है तो मिलीमोल ऑफ Ag+ बराबर मिलीमोल ऑफ Cl+. Ag+ कितना है Ag+ अगर आप बात करें 0.125 मोल है 0.125 1/8 होता है 1/8 मोल पर लीटर इनटू VmL वॉल्यूम देखते कितने ml है तो यानी इतने मिलीमोल्स Ag+ के और ये बराबर है किसके 27/8 ओह माय गॉड ये क्या मिला ये 8 गया कट और भी आया कितना 27 ml 27 नहीं ये देखिए 26.9 तो क्या है लगभग 27 तो है इज द आंसर यस इज और कुछ नहीं है लगभग एक्यूरेट काम किया हमने
2.6746 तीसरे चौथे डेसिमल में निकले, या तो बात आपने कैसे बहुत बड़ा लगभग एक्यूरेट है, और बढ़िया 24 आवर्स नहीं आएगा, बट सर इसका आंसर ब्यूटीफुल, इसका आंसर करना बना है, कैलकुलेशन से मतलब आपकी कितनी वैल्यू तक बढ़ गए तो काम का बात नहीं, ये आपको सब दे रखी है खाली आराम करने के लिए, आप एक डेसिमल की सीमा की बात किसी ने किया है, पढ़ जाए थोड़ा आप मोटा मोटा काम करके बढ़िया चला जाएगा, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेटर की, कोई जरूरत नहीं पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करने की, सीधा काम हो रहा है। आपको दिक्कत ये है कि आपको कैलकुलेशन से करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, सारा करते रहेगा, आप डिवीजन करते रहिए, आपको करते रहेगा, कल ये सही ठीक है, आप कहते हैं देखेंगे देखेंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं पहली बार मिल जाएगा, बहुत प्रैक्टिस करिए तब होता है, आप कितने साल प्रैक्टिस कितने साल नहीं कितने क्वेश्चंस करते हैं, मैंने कहा मुझे पूरी ईमानदारी से करे, इसमें आप काम हो सकता है, कुछ नहीं करना। For one molar aqueous solution of the following compounds, one molar ध्यान दीजिए, which one will show highest freezing point? 0 डिग्री सेल्सियस होता है freezing point of water। और क्या आपको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है, एक चैप्टर है क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस में, और वो कॉन्सेप्ट होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। किस पर डिपेंड करता है? हाई मोलैलिटी का मतलब है लो एफ, उतना ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में उतना ही लो फ्रीजिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? जिसमें डिप्रेशन मिनिमम हो। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है मिनिमम डिप्रेशन, मतलब है मिनिमम मोलैलिटी आफ्टर डिसोसिएशन। अब सारे मोलल है, वैसे तो मोलैलिटी सेम है, पर ये तो बिफोर डिसोसिएशन है। जब डिसोसिएशन होगा तो इसमें क्या मिलेगा? जो बाहर वाला हो जाएगा तो मिलेगा डब्ल्यू का पानी CO H2O होल 6 3 प्लस 3 Cl। इसमें एक का 1 प्लस तो ये 4 एक का 4 है, ये 4 मोलल है। ये कितना पानी पानी मिल जाएगा? 2 और 1 3, ये 3 मोलल है। ये 1 और 1 2, ये 2 मोलल है। और ये डिसोसिएट 3H2 पानी आया नहीं है, पानी सॉल्वेंट है, पानी पानी मिल जाएगा, पता ही लगेगा सर, ये 1 मोलल है। तो मिनिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चे किसका होगा? मिनिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला को होगा D का। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? वो भी होगा। कैसे? हाथ देखो, 1 मोलल यहाँ आया, 2 मोलल यहाँ, 3 मोलल होता तो और नीचे चला जाता, कम होता है। तो हाईएस्ट किसका है? 1 मोलल वाले का, इसलिए सही उत्तर है D। और लोएस्ट किसका होता है? 4 मोलल वाले का। अगर लोएस्ट पूछा होता तो आंसर ठीक है, देखो 1 का 4, 1 का 3, 1 का 2 और 1 का 1, इस तरह से। One mole of octahedral metal complex forms a formula MCl3.2L on reaction with excess silver nitrate it gives 1 mole of AgCl। ठीक है, वहां पर आके क्वेश्चन अच्छे पूछ रहे हैं, टफ नहीं है, और भी बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान। One mole of octahedral metal complex, octahedral है तो मेटल जो है अगर ऑक्टाहेड्रल है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बल 2 80 90 ऐसे उसके साथ लिगेंड्स जोड़ो, और इसमें कोई 2 लिगेंड्स हैं और 3 क्लोराइड्स के साथ बना रहे हैं। हमको नहीं पता कि कितने क्लोराइड अंदर है कितने बाहर, लेकिन एक चीज पता है, जो क्लोराइड अंदर है वो कोवलेंट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो AgCl को प्रेसिपिटेट नहीं कराते। ओनली Cl- आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेसिपिटेट्स AgCl। एक मोल AgCl दिया है उसने, हाँ, तो 3 में से 1 Cl- बाहर है तो 2 Cl- अंदर है, तो 2 Cl- अंदर है। ऑक्टाहेड्रल था, 6 जगह से जुड़ा हुआ था, ऑक्टाहेड्रल का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 जगह से जुड़ी हुई चीज, 6 पॉइंट्स पर लिगेंड्स ने बाइट किया होगा। 2 जगह क्लोराइड आ रहा है तो 4 जगह लिगेंड्स, और लिगेंड्स की संख्या खाली 2, तो L एक लिगेंड ने कितनी जगह बाइट किया है या कितनी जगह जुड़ी हुई है वो लिगेंड? जवाब देता है 2 जगह। कितने दांत हैं? कितनी डेंसिटी है? 2। तो डेंसिटी ऑफ लिगेंड इज 2 क्योंकि वन लिगेंड्स या वन लिगेंड बाइट्स एट 2 पोजीशंस, जैसा कि इस डायग्राम में हमने बनाया है। तो सूचना क्या था बताया, डायग्राम बनाया है उसमें आप साफ-साफ होता है। ऐसे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। डेंसिटी में जो डेंसिटी बाइडेंटेट का एक उदाहरण दे रहे हैं बाई यूनिट, बहुत सारे उदाहरण। अच्छा बात है, कौन सी थ्योरी है? नेम एनी 5 बाइडेंटेट लिगेंड्स, जो पॉपुलर बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं उनमें से कोई 5 बाइडेंटेट लिगेंड्स लिखो, उनके नाम बाइडेंटेट को इसके अलावा 5 लिखो और उनके स्ट्रक्चर्स बनाओ और सिंबल्स। ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, रिविजन कर रहे हैं यार, तो फिर रिवाइज करेंगे। और बात जो आती है उनमें एक है ऑक्सैलेटो C2O42 माइनस COO माइनस CO माइनस, एक है ग्लाइसिनेटो ग्लाइ माइनस व्हिच इज NH2 CH2 COO माइनस, मस्त लीजिए ठीक है। एक है ऑक्सैलेटो इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल है उस NH2 CH2 CH2 NH2 बड़ी पॉपुलर है, लोग बड़ा सम्मान। एक है डिप्टी 2 डैश डाइपिरिडाइल, ये क्या है बाबू? ये है ऐसे, ये भी एक बायोडेट है, ये बायोडेट, ये सिंबल है, ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों नेगेटिव चार्ज है। एक DMG H DMG माइनस पर निकलता है, ये कैसी है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, तो छोटी छोटी ये पहले बताती है इसलिए एक बार आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे N, और उसमें आपके पास है एक में OH और लूप है, और एक में O माइनस के साथ लूप। ये क्या दिखा है? वह बताया कि जहाँ से लूप बढ़ होते हैं बायोडेट है HDMG माइनस, जिसे कभी कभी लोग सिर्फ DMG माइनस लिख देते हैं, कभी सब DMG लिख देते हैं, पर एक्चुअली ये ऐसे, राइट? अच्छा, एनी 5 बायोडेट और ये सब क्या हुआ तो पता नहीं, ये बहुत काम आती है, तो आपको आनी चाहिए। मेरे पास the total number of coordination sites in the lead avid tetracetate DDTA4 minus is 6। DDTA एक अत्यंत प्रसिद्ध हेक्साडेंटेट षटदंतीय लिगेंड, ये कैसे बनती है, क्या होता है इसमें, इतना पता ना। और यार आपको टाइप करके हम करोगे, आपसे नाम देखो इथिलीन, इथिलीन क्या होता है? इथिलीन का CH2 डबल बॉन्ड, इसको इथिलीन,
डायमीन, डायमीन का मतलब इसमें से ये हटा के ऐसे कर लो NH2 और NH2 ऐसे, ये हो गया इथिलीन डायमीन। टेट्रा एसिटेट, टेट्रा म्हणजे चार 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 एसिटेट लगे, कहाँ लगे एसिटेट? नाइट्रोजन पर। एक H हटाओ, इसकी जगह अब यहाँ पे आप जोड़ दो CH2 COO minus, CH2 COO minus, CH2 COO minus, CH2 COO minus, ये कर लेगा। ये जो चीज है ये बन गया तुम्हारा EDTA या इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट। यूं पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का 3 चार और 2 नाइट्रोजन है, टोटल 2 मिला के हेक्सापेंटेट षटतंतीय लिगेंड है या स्पीशीज है। The maximum possible densities of a ligand given below towards a common transition and inner transition metal ion respectively are transition inner transition क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑक्टाडेंटेट अष्टदंती हो सकता है। कल आप 8 दांतों की बात करते हैं तो किस जगह तो होनी चाहिए मेटल के पास वो 8 दांत है। तो ट्रांजिशन मेटल और उसमें क्या कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल लाइन, ट्रांजिशन मेटल लाइंस अक्सर अपने ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 तक लगती है। इनके लिए 6 होगा, इनर ट्रांजिशन 8 तक चले जाते हैं, 6 and 8 is the answer. Yes, is the answer. Given below are two statements. Statement 1 है the identification of nickel ion is carried out by dimethyl clavzyme in the presence of ammonia. सच है, हमने DMG बताया ना, DMG में अमोनिया डालते हैं और निकल डालते हैं तो रोज रेड सुंदर सा गुलाबों सा लाल रंग आता है, वो कहते हैं कि अल्फा this is true. Dimethyl clavzyme is a bidentate neutral ligand. ये सच है, वो न्यूट्रल होती है। मगर आपको डाइमेथाइल ये क्लाइमेट सेट यहाँ बात हो रही है H2DMG, ये क्या है? ये है लिख के बताऊं मुझे, ये है CH3 CH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N OH और OH, ये है H2DMG बना और उसका नाम है डाइमेथाइल क्लाइमेट। जब इसमें NH4 डालते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बनाती है ना, तो एक H+ लूज कर देती है और ये बनाती है HDMG माइनस। इस तरीके से बात की बात पर आप इसको DMG मिला दें, ठीक है? ये भी ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इज द आंसर, दो सच है। तब क्या ये देखिए H2DMG को जब मिलाते हैं न्यूक्लियस के साथ इस तरह से देखिए बड़ा सुंदर कॉम्प्लेक्स बनता है ऐसे। तो नाइट्रोजन के दोनों एटम्स दोनों डोनेट करते हैं एक तरफ से, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी तरफ से और बढ़िया ऐसे स्क्वायर बिना कॉम्प्लेक्स बनता है, बड़ा खूबसूरत इसका देखिए रोज रेप्लिकेशन कंफर्म आ जाता है। Which one of the following metal complexes is most stable? Most stable कैसे देखते हैं? एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ईलेट इफेक्ट। ईलेट क्या होता है? अगर कोई लिगेंड है जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है और अगर वो एक भी ऐसी लिगेंड प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में तो हम उसे ईलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एनी प्रेजेंस ऑफ इवन अ सिंगल लिगेंड जिसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है हम कहते हैं बाइडेंटेट या कोई भी पॉलीडेंटेट मल्टीडेंटेट लिगेंड अटैच हो हम कहते हैं ये ईलेट कॉम्प्लेक्स। और जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बढ़ता जाएगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इसे ईलेट कहते हैं। जैसे ये 6 मोनोडेंटेट, यहाँ पर 4 मोनो है और 1 बाइडेंटेट, ये कैसा है? 2 बाइडेंटेट है और 2 मोनोडेंटेट और यहाँ पे 3 बाइडेंटेट है। एक्सटेंट ऑफ रिलेशन सबसे ज्यादा है डी में, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा 3, ईलेट इफेक्ट है ये चीज। ओ माय गॉड ऐसा है जी, ईलेट इस तरह से एक भी बाइडेंटेट लिगेंड आ गई ये कहता है ईलेट। ये ईलेट कौन है? पहला नहीं, दूसरा हाँ, तीसरा हाँ, चौथा हाँ, ये सब ईलेट्स। इनमें भी बाइडेंटेट की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। The sum of oxidation states of 2 silver ions in Phalana and Dicana is sum of oxidation states of 2 silver ions. 2 silver ions कौन से? ये होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी आप देखते हैं? एक है Ag NH3 होल्ड वाइज और कुछ X प्लस और दूसरा होगा Ag Cl होल्ड वाइज, उसको X माइनस होता है तो ये 1:1 रेशियो है तो चार्ज सेम होता है। इन पर चार्ज है 0, इन पर चार्ज है -2, इन पर चार्ज है -2। अब एक चीज तुम देखो कि अमोनिया पर चार्ज 0 तो टोटल कोऑर्डिनेशन स्केल पर चार्ज है X प्लस, तो सिल्वर पर भी चार्ज होगा X प्लस और जो सिल्वर पर यहाँ चार्ज है सम ऑफ ये X प्लस है, ठीक? और बल्कि मैं तो कहता हूँ इस सबसे में देखो ये X प्लस है और ये Y प्लस है, X प्लस या प्लस X प्लस X पहले लिखा 2 अमोनिया 2 into 0 प्लस Y इसका Y और -1 2 है 0 है तो X प्लस Y वाला प्लस 2 ऐसा रहेगा, दोनों का सम है +2 जी, दोनों का सम है ऐसा। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहे हो जी, ऑक्सीडेशन स्टेट डाले हैं जो पे हो जाए बिल्कुल आगे देखते हैं। The coordination numbers of cobalt and aluminium in Phalana and Dicana respectively are जी, coordination नंबर निकाल लेते हैं, बहुत बात नहीं देखो CO फाइन, CO के साथ Cl है, En है NH2 CH2 CH2 NH2 फिर NH2 CH2 CH2 NH2 बस इतना ही है और एक सील करो 1 2 3 4 5 इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। एल्यूमिनियम C2O4 COO ऐसे 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 CO ओके, तो 3 बाइडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 5 और 6 सी इज द आंसर, यस इंडीड सी। And that gives the next question, which says that the IUPAC name of the complex, oh my god, it's a huge complex. What about the nomenclature tools? Well, nomenclature, let me revise the view. फटाफट वैसे आते हैं nomenclature के नियम। सबसे पहले लिखते हैं कटायन और फिर लिखते हैं एनायन। कटायन का नाम कितना भी लंबा हो एक साथ लिखा जाता है, बीच में गैप नहीं आता और फिर गैप जरूर आता है और फिर एनायन का नाम आता है। एनायन का नाम भी जितना भी लंबा हो एक साथ लिखा जाता है उसमें भी गैप नहीं आता, ठीक है? कटायन या एनायन अगर कॉम्प्लेक्स हो तब उनका नाम कैसे लिखा जाता है? अगर कॉम्प्लेक्स कटायन एनायन है तो उसका नाम लिखते समय सबसे पहले सारे लिगेंड्स के नाम लिखे जाते हैं, सारे जी हाँ। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे यहाँ पर देखिए कौन कौन से लिगेंड्स हैं, एक बार गिनती कर लेते हैं। ये है अमीन, ये है क्लोराइडो और ये है मिथाइल अमीन या मीथिन अमीन, 3 तरह के लिगेंड्स। मजे की बात है कि 2 भी है,
तो अमीन में अगर एक से ज्यादा संख्या हो किसी लिगेंड के रिपीट हो रहा हो तो उसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस तरीके से चलेगा ऐसा। लेकिन ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स काउंट नहीं करे जाते जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो जैसे ये डाई अमीन भले ही बन जाए, लेकिन क्योंकि दो अमीन है पर एक लिगेंड है अमीन, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से देखा जाएगा, क्लोराइडो का सी से और मिथाइलअमीन या मीथेनामीन का एम से। तो ए सी एम, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑलरेडी है, इसी ऑर्डर में लिख लीजिए। नाम लिखा जाएगा डाई अमीन, क्लोराइडो, मिथाइलअमीन या मीथेनामीन, कुछ भी जो भी, क्योंकि ऑर्गेनिक नाम है तो उसका आईयूपीएसी नाम या कभी कभी कॉमन नेम भी चल जाता है अगर हम इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली डायमीन लिख देते हैं क्योंकि कोई कॉमन नेम है ना, मिथेनामीन लिखा है। तो डायमीन, क्लोराइडो, मिथेनामीन, ठीक है। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के नाम को अक्सर ब्रैकेट में दिया जाता है साफ साफ स्पष्ट करने के लिए, ये अच्छी बात है। और प्लैटिनम, उसके बाद सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और रोमन न्यूमरल्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। अच्छा, गैप आया मतलब कैटायन खत्म हो गया तो एनायन क्लोराइड, ठीक है, तो यही अच्छा है। अच्छा बस बस बी में क्या गलती है? बी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर गलत है, क्लोराइडो पहले आना चाहिए, ठीक है। सी में क्या है? बिस लिखा हुआ है, जबरदस्ती बिस लिखते हैं, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, ऐसा लिखना चाहिए। अब वो भी तबड़ा पाप में क्लोराइडो पर से पीछे पड़ता है, ये बड़ा पाप है। फिर डायमीन क्लोराइडो अमीनो इथेन, ये अमीनो इथेन नहीं है, ये अमीनो मीथेन नहीं है। NH2 ग्रुप एक अच्छा प्राइमरी या एक सिग्निफिकेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्केनामीन उसकी नोमेनक्लेचर है, आप उसकी नोमेनक्लेचर गलत कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। इस वजह से पीसी और डी गलत है। मैं सिर्फ सही बताया, गलत गलत क्यों है ये भी आपको करके बता दिया। और इसी बात पर आइए देखते हैं अगला सवाल। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 CONS में 6 CrCl6, और क्या दिखा रहा है? लिंकेज आइसोमर्स। तो कैसा क्या? वेल, अगर दो मेटल आयन होते हैं, अब आइसोमर्स का क्वेश्चन है, आइसोमर्स तो रिवाइज करा है, मैं फटाफट बोल देता हूं। आइसोमर्स दो तरह का है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियोइसोमर्स। स्ट्रक्चरल जिसमें ढांचा या एटम्स की कनेक्टिविटी अलग हो जाए, और स्टीरियोइसोमर्स जिसमें कनेक्टिविटी तो सेम हो, खाली ओरिएंटेशन एंड स्पेस फर्क हो, वो स्टीरियो है। यहाँ लिंकेज, सॉल्वेट, कोऑर्डिनेशन, ऑप्टिकल, ये जो गुण रखे हैं ना, इनमें से आप देखो, जो पहले तीन है ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, और जो ऑप्टिकल है ये स्टीरियो आइसोमरिज्म का हिस्सा है। अच्छा, एक बार अच्छे से बताइए, अच्छे से बताते हैं आप, देखो है ना, आइसोमरिज्म में अगर आप देखें सबसे पहले स्ट्रक्चरल के जो प्रकार हैं, एक होता है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर कुछ अलग एनायंस ट्रैवल करें, किसी एक में क्लोराइड बाहर है, दूसरे आइसोमर में ब्रोमाइड बाहर है, तीसरे में साइनाइड या NO2- बाहर है। एक्सचेंज मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में और बाहर जो आउटर स्फीयर है उसके बीच में अगर एनायनिक लिगेंड्स का एक्सचेंज हो, एनायनिक लिगेंड्स का ध्यान दें शब्दों पर, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। लेकिन अगर इसी की बजाय हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म कब बोलते हैं? तब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर सिर्फ पानी या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज। प्लीज नोट, न्यूट्रल लिगेंड अगर बाहर ले जाओगे तो वैसे उसको बाहर जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूले के साथ तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ग्रुप में अटक जाती है, उसको .2H2O.3H2 करके लिखते हैं। अगर वैसे रुक जाती है एक आइसोमर में और दूसरे आइसोमर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चली जाती है तो परमानेंट रुक जाएगी। ऐसे आइसोमरिज्म को हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहा जाता है, ठीक है। लिंकेज आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? अगर कोई एम्बिडेंट लिगेंड, ये क्या होता है? ऐसी लिगेंड जो एक से ज्यादा तरीकों से किसी दूसरे मेटल एटम के साथ जुड़ सके, किसी भी मेटल एटम के साथ जुड़ सके। जैसे साइनाइड को देखो, साइनाइड कार्बन के थ्रू जुड़ सकता है और वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों के पास ग्रुप है। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड है, और जब भी आती है दो तरह से, दूसरे एक से ज्यादा तरह से जुड़ सकती है, तो जो अलग आइसोमर बनते हैं वो कहलाते हैं लिंकेज आइसोमर्स। और क्या है? और भी कुछ है जी, हाँ, एक होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये क्या बोला है? अगर एक से अधिक मेटल आयन्स, अगर ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से ज्यादा है या मेटल एटम्स से ज्यादा है, तो उन अलग अलग मेटल एटम्स के बीच में यदि लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाए या लिगेंड्स की कनेक्टिविटी फर्क हो जाए, लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन फर्क हो जाए, तब जो अलग आइसोमर्स बनते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की यहाँ पर चर्चा में आ रहा है। तो आप देखिए, आपके पास आयनाइजेशन है, हाइड्रेट है, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है, उसको कभी-कभी पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म की बात करते हैं, जिसको ट्रू आइसोमरिज्म वैसे नहीं माना जाता। हमारे तो यहाँ इतनी बात होनी है, ठीक है। लेकिन क्या है? अमोनिया और साइनाइड, साइनाइड में वैसे तो लिंकेज आइसोमरिज्म भी हो सकता है, पर आप देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का सिर्फ एक ही है, क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन है, अगर आप गौर करें, जिसमें आपके पास दो मेटल आयन है, तो कोऑर्डिनेशन तो कभी भी हो सकता है, तो एक के साथ तो पक्का थ्री, वैसे एक के साथ वन भी बैठ सकता है, लेकिन थ्री बैठ जाए, ठीक है। बी क्या है और सी क्या है? अब आप देखिए, सॉल्वेट आइसोमरिज्म तो तभी जब सॉल्वेट अंदर बात करें, वो भी मोस्टली पानी होता है, पानी कहाँ है? पानी ले लेते हैं, तो सॉल्वेट अगर सी है तो सी में ही सॉल्वेट हो रहा है। कहने को तो अमोनिया क्रिस्टलाइजेशन भी संभव है, पर बड़ी कठिन होती है, बड़ी चर्चा नहीं होती है, नेपच्यून पे रहते होते हैं जहाँ अमोनिया के सागर हैं, तो वहाँ जरूर ये सब की संभावना है। या पाउडर है अमोनिया। ट्री अगर देखिए ये क्या है, इसमें अगर आप देखें तो है तो थोड़ा मजेदार, क्यों? क्योंकि इसमें NO2- है, NO2- भी एम्बिडेंट लिगेंड है, एन या O दोनों के थ्रू अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब आप कहेंगे एम्बिडेंट तो साइनाइड में थी, लेकिन अगर एम्बिडेंट साइनाइड की और अगर ए के साथ अगर हम लिंकेज को सेट कर देंगे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के साथ कोई बचेगा, कहीं ना कहीं उसमें कोई ट्रिपल होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम इसको सिंक करते हैं, तो खुद बी के साथ मैच हो जाएगा टू, सो वन। ओ माय गॉड, तो लास्ट क्या है? इसके साथ ऑप्टिकल, जी हाँ, इसके साथ ऑप्टिकल हमेशा ध्यान रखना। इफ 2 और 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स आर अटैच्ड, कभी भी कोई भी कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल, if 2 or 3 bidentate ligands are attached in an octahedral complex, right, it can give ऑप्टिकल। अगर 3 है तो हमेशा ऑप्टिकल देगा, और 2 में अगर सिस है, 2 में अगर सिस आइसोमर है तो हमेशा ऑप्टिकल देगा। यहाँ सिस है, ट्रांस नहीं देता, ये में नॉट, लेकिन सिस को गारंटी देगा, और यहाँ सिस लिखा हुआ है तो गारंटी ऑप्टिकल होगा। तो बी के साथ 4 है। A3B1, इसमें लिख लीजिए A3 में हो गया काम, ये सब पूरे हो गए। A3B1 C2 D4, माशाल्लाह। इज द आंसर? यस, इज द आंसर। लिंकेज आइसोमरिज्म के नमूने देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की तमाशे देखिए, ऐसे सॉल्वेट की हम बात करें, चुके सब समझा चुका हूं, सब लिखित परिभाषाएं हैं इनकी, अच्छी बात है। The correct structures for trans NiBr2 ppsp twice and meridional then लंबा कौन पड़ेगा respectively R, फिर बना लेते हैं। ट्रांस पहली बात तो ये सिस ट्रांस या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये अवश्य स्क्वायर प्लेनार है, ठीक है। तो निकल में ट्रांस है तो ppsp एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यहाँ तो बेचारे सिस हैं,
ये गलत हो गया। यहाँ भी सिस है तो ये भी गलत हो गया। तब तो ए और बी तो सीधे उड़ा दिए, पहले ऑप्शन देख के दूसरे को देखने की नौबत नहीं आई। यहाँ ट्रांस है और यहाँ भी ट्रांस है, तो सी और डी में ही कोई ना कोई सही संभावना है। अब दूसरे को देखते हैं, मेरिडियनल मर आइसोमर ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्सेस में Na3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं तो इसमें फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर की संभावनाएं प्रकट होती है। कैसे होती है ये भी सुन लो मुझसे। अगर ए ऐसे ऑल सिस, मतलब कोई भी दो पकड़ो ए वापस में दूसरे में सिस, तब तो ये हो गया फेशियल। और अगर किसी के स्थान पर कुछ ऐसा हो गया ए, ये क्या है, किसी भी दो ए को जोड़ती हुई लाइन, किसी भी दो लिगेंड को जोड़ती लाइन अगर सेंटर से गुजर गई मर गई, तो ये मर या मेरिडियनल आइसोमर है। यहाँ देखिए NO2 ओ माय गॉड, ये तो मर है। जी हाँ, और NO2 ये तो फेशियल है। ये फैक्ट है, मर तो फेशियल मेरिडियनल। सी इज द आंसर, यस, सी इज द आंसर एंड दैट इज द अप्रोप्रिएट आंसर, राइट, एब्सोल्युटली राइट। देखिए indicate a complex ion which does not show any geometrical isomers। कौन नहीं दिखाता है geometrical isomers? ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को कैसे भी geometrical नहीं दिखा सकते। लीनियर है तो भी they can never ever show geometrical isomers। अच्छा, तो स्क्वायर फिगर ऑक्टेट्रल जरूर दिखाते हैं ना, ऐसा बोलता है, उसमें भी कभी हाँ कभी ना चलती है, और टेट्राहेड्रल लीनियर में तो गारंटी है कि वो geometrical दिखाई नहीं सकती। ओ ये क्या है, कंडीशन नंबर 4 और 2 6, ये तो ऑक्टेट्रल है। और दो क्लोराइड है, ये Na4B2 टाइप का है, तो ये सिस ट्रांस हो सकता है। जी हाँ, तो geometrical दिख गए, डज नॉट बोला था, ये तो डज है, ये ठीक नहीं है, ये आंसर नहीं। ये क्या है, 5 और 6 है, ऑक्टेट्रल Na5B टाइप का है। ये geometrical दिखा सकता है ना, क्यों, सिस ट्रांस के लिए कम से कम B2 तो होना चाहिए, तो ये तो भी दिखा सकता है। इसमें भी दो बाइडेंटेट दो मोनोडेंटेट है, जैसे दो मोनोडेंटेट है ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स है, और ये भी सिस ट्रांस दिखा सकता है, तो ये भी ना होगा। और ये क्या है, 3 और 3 Na3B3, ये फेशियल और मेरिडियनल दिखा सकता है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकता है। हमें तो वो चाहिए जो न दिखावे ज्योमेट्रिकल, बी नहीं दिखाता ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बी है सही। The isomers of CuSO4Cl2 that have a CuCl angle of 90 degrees is a CuCl। पहली बात तो ये है Na4B2, इसमें दो ही होंगे सिस या ट्रांस। अगर सिस होगा तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, ट्रांस होगा तो 180 डिग्री। ठीक, तो ऐसे सिस में CuCl 90 है, ट्रांस में CuCl और निकल जाएगा, तभी बाय डेफिनेशन तभी ट्रांस कहलाएगा सिस ओनली। और ये कैसे कर लिया, डायग्राम बना के करता हूं, डायग्राम देख लीजिए, CuCl ये देखिए, ये 90 डिग्री, तो ये सिस है। अगर ये 180 डिग्री होता तब ट्रांस होता। परिभाषा है among A the complexes that can display geometrical isomerism are A PT NH3 होता है Cl। पहली बात तो ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर में भी Na3B है, इसमें सिस ट्रांस तो हो नहीं सकता ना, तो कोई ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं करेगा। ये कैसा है, ये ऑक्टाहेड्रल है, वो भी NAB5 टाइप है, क्या इसमें सिस ट्रांस हो सकता है ना, तो ये भी ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, बिल्कुल नहीं। 2 और 3 और 4 ये स्क्वायर प्लेनर है। Na2BC ये सिस ट्रांस शो करेगा, बिल्कुल होगा। पीटी में दोनों अमोनियाएं यहाँ आ जाए, या पीटी में दोनों अमोनिया बेचारी ट्रांस आ जाए, ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस, ये तो और ये क्या है, ये है ऑक्टाहेड्रल Na4BC। ये क्या हुआ, इसमें भी सिस ट्रांस को होगा, क्यों, बी और सी आपस में सिस हो सकते हैं, 90 डिग्री अपोजिट होता है, ट्रांस सकते हैं ऑक्टाहेड्रल, तो दिस कैन डिस्प्ले ज्योमेट्री। तो सी और डी ये दो ज्योमेट्रिकल दिखा सकते हैं, ये सही है, ऑफ कोर्स यही सही है। यूजुअली देख लीजिए Cl और Br आपस में कैसे 90 डिग्री एंगल सिस है, 180 डिग्री एंगल ट्रांस है, इनके लिए संभव है सिस ट्रांस, सी और डी ऑप्शन थे इसलिए, ठीक है। The number of isomers possible for PTEN NO2 Boltzmann is, कितने isomers बनेंगे, मजेदार है। देखिए क्या आपको पता है, पहली बात तो ये इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेट नंबर है 4, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अगर स्क्वायर प्लेनर है, याद रखिएगा बाइडेंटेट लिगेंड्स सिर्फ सिस पोजीशंस पर बाइंड कर सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म संभव नहीं है। ये सिस है और सिस ही रहेगा, NO2 ट्रांस हो जाएंगे, इतनी डायमीन ट्रांस लोकेशन पर आ ही नहीं सकती, क्यों, रिंग जो बनता है वो सिस लोकेशन पे बनता है, ट्रांस लोकेशन से नहीं। अच्छा तो ये ठीक है ना, NO2 धोखेबाज है, क्यों, NO2 ये ON को भी हो जाती है, ये देखिए NO2 ONO भी हो जाती है, तो ये एम्बिडेंटेट है, तो दोनों NO2 या एक NO2 एक ONO या दोनों ONO हो जाए, तो तीन संभावनाएं हैं, तीनों लिंकेज आइसोमर्स हैं, इतने ही आइसोमर्स संभव है और नहीं। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस 3, टोटल 3 संभव है, एक मैंने बना दिया है, अब दूसरे और तीसरे कैसे बनेंगे, डायग्राम बना के दिखा दिया है, ऐसे ढांचे भी बने हुए देख लीजिए, कुछ हो जाए, दोनों NO2 एक ONO एक NO2 बिल्कुल, और दोनों ONO बिल्कुल, तीन स्ट्रक्चर्स। The total number of isomers for a square planar complex MFCl is, ये क्या, ठीक है, आपके पास है MFCl बोथ करना, क्यों, इसमें ये भी एम्बिडेंटेट है, ये भी एम्बिडेंटेट है, तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल गिनते हैं, कैसे, M मेटल M है, हाँ जी, किसी लोकेशन पर F लगा दिया, हाँ जी, अब उसके अपोजिट या तो Cl लगा दीजिए, या SCl लगा दीजिए, या NO2 लगा दीजिए, बची दो लोकेशन पर जो बचा उसे पटक दीजिए, क्या बचा, Cl लगा दिया तो SCl और NO2 बच गए, SCl लगा दिया तो Cl और NO2 बच गए,
और NO2 लगा दिया तो Cl और HCl बच गए ऐसे, ठीक है। अब दूसरी संभावना थी Cl की ऑपोजिट तीनों देखी, तो Cl के ऑपोजिट F भी आ गया, NO2 भी आ गया और HCl भी आ गया। अच्छा, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कवर हो गई। एक निवेदन है मेरा, एक बार NO2 को देख लीजिए, बिल्कुल देखते हैं। NO2 के ऑपोजिट कहीं HCl है, वैसे ही NO2 के ऑपोजिट यहाँ Cl है, और वैसे ही NO2 के ऑपोजिट यहाँ F है। तीनों संभावना यहाँ। और अगर HCl देखने की तमन्ना हो तो किसी HCl के ऑपोजिट यहाँ NO2, यहाँ पर F और यहाँ पर Cl आ जाए। तो जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनने थे सारे बन चुके हैं। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो बनेंगे 3, और यहाँ टोटल कुछ हर टोटल कैसे निकालें अब NO2 और HCl है। अगर इसी में आप एक काम करो, F और Cl तो वैसे रहेंगे, HCl को NCS कर दो, NO2 को वैसे रहने, या F और Cl वैसे रहेंगे, HCl को वैसे रहने दो और इसको ONO कर दो। दो एमिडेंट है, एक को पलटा तो ये आया, उसको न पलट के दूसरे को पलटा तो ये आया, और दोनों को पलट दिया, सभी कर सकते हैं, कौन को भी NCS और ONO दोनों को पलट दिया बाद तो ये आ जाए। ओह माय गॉड, यस। तो टोटल हो जाएंगे ये 4 into 4 into 4, टोटल हो गए 12 और 12। सी इज आंसर, नो नो, बी इज द आंसर, कौन इज द आंसर? ऐसे क्यों? जैसे इसके 4 हुए ऐसे इसके भी 4 होंगे, ऐसे इसके भी 4 होंगे, 4 + 4 + 4 12 हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दे दिया, ये देखिए आंसर। ओह, ये गिनती तो बहुत मजेदार लगती है। अरे भाई बता रहे हैं, द स्पीशीज दैट कैन हैव अ ट्रांस आइसोमर इज, ट्रांस आइसोमर किसका हो सकता है? लोग पूछ रहे हैं। ZnEnCl2। जिंक के साथ पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि जिंक की D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल होती है, और टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता, तो इसमें सिस ट्रांस भी नहीं होते, होते ही नहीं है, समझ नहीं है, ये तो गलत है। बी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि प्लेटोन के सारे ऐसे होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, तो उसमें ये आया था कि सेम मॉलिक्यूल आया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि बाइडेंटेड लिगेंड्स कैन बाइंड ओनली एट सिस पोजीशंस। तो मजबूरी है, इसको ऐसे लेना है तो क्लोराइड को भी सिस ही लेना पड़ेगा, वो कभी ट्रांस नहीं हो सकता। दो EN है और एक ऑक्सिलेट है, और स्वीट। इसमें अगर आप देखें तो COC भी ऑक्सिलेट है, NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2, ये सिस पोजीशन पर ही बाइंड करेंगे बेचारी, क्यों? मजबूरी है, बाइडेंटेड लिगेंड्स एक दूसरे के सिस यूज। तो ट्रांस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, सॉरी, इसमें ये गलत है। हरे को हरिनाम बच गया, इसमें ट्रांस हो सकता है, ऑफ कोर्स, भी नहीं हो सकता। कैसे बना के दिखाओ, हम अभी बना के दिखा देते हैं, आप देखिए ऐसे PT Cl Cl NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। लो पहले बात, अरे वाह, सही, बिल्कुल, D is the answer, yes, D is the answer। The number of geometrical isomers that can exist for a square planar and triangle is, कितने geometrical isomers इस पे exist कर सकते हैं? संख्या पूछी है, क्या है? आपके पास है PP Cl Py अमोनिया और NH2OH, Cl Py अमोनिया और NH2OH, ये 4 आइटम है प्लस चार्ज है। इसके कितने ज्योमेट्रिकल? ये है MABCD, ये है MABCD। कैसे करेंगे इसको बताइए? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। क्या होगा अब? ये हमने देखा था MABCD में, अगर आप एम्बिडेंटेड लिगेंड्स न लें तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। एक के ट्रांस में B रखिए, या एक के ट्रांस में C रखिए, या एक के ट्रांस में D रखिए, और सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इतने सारा हो जाएगा ऑप्शन। 3 और 4 पिछले सेकंड क्लास में समझे थे। 3 is the answer, yes, क्यों? इसमें कोई एम्बिडेंटेड नहीं है, सिंपली 3 is the answer, and that's it। Which of the following complexes is not expected to exhibit optical isomers? कौन ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं एग्जिबिट करता? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, M, अगर आपके पास all 3, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और all 3 बाइडेंटेड है, या सिस 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो दिस इज श्योरली ऑप्टिकली एक्टिव। पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है, गारंटीड ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिबिट करेगा ही। 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स, ऑप्टिकल, यस। 2 बाइडेंटेड, ऑप्टिकल, मे और मे नॉट, सिस यस, ट्रांस नो। इज इट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल? इट मे, गारंटी नहीं है, पर इट स्टिल कैन। सी में क्या है? CONS, ये MA3B3 है, ये फेशियल बने या मेरिडियनल, कभी भी ज्योमेट्रिक किसी भी रूप में ज्योमेट्रिकल बने दिखा दे, ऑप्टिकल आइसोमर्स में कभी दिखाएगा। ऑप्टिकल एक्टिव का फेशियल होता है और वही मेरिडियनल, तो नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल, C इज नॉट एक्सपेक्टेड। अरे देखो, दिखाई तुमने, देख लेते हैं। EN अमोनिया और Cl, जी हां, इसका एक वर्जन और सिस वाला जो वर्जन है वो जरूर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। NCH2 CH2 N, वही सही। अगर आपके पास Cl है और अमोनिया अमोनिया है, मुझे कैसे बताइए? MA2B2C2, एक केस में जब दोनों A से दोनों B से दोनों C से हो जाते हैं, तो यहां जब हम दिखाते हैं तो इस केस में ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। दूसरे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बन सकते, होना नहीं जाता है। तो पूछा है कभी भी नॉट एक्सपेक्टेड, तो C तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक ही ऐसा चीज आंसर बात करता है। A, लेकिन फिर आपकी क्या बता रहा हूं, एक गारंटीड ऑप्टिकली एक्टिव है। B और D कभी हां कभी ना है, कम से कम B और D में एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी नहीं। और C में कोई नहीं सकता, इसलिए C समझ गए? हां, समझ गए। The number of serial isomers possible for COOH whole twice Br NH3 2 is, इतने serial isomers संपत्ति इसके लिए देखते हैं।
सबसे पहले BR NH3 और ऑक्सलेट, दो आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, दो आइडेंटिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं और दो अलग अलग मोनोडेंटेट हैं। पहले मोनोडेंटेट को सेट कर, BR और NH3 अगर ट्रांस हो गए हो सकता तो ऑक्सलेट के पास में चारा नहीं बचेगा, बस घोटाला ही है ऐसे। क्या ऑप्शन एक्टिव है? बिल्कुल नहीं, इसमें प्लीज प्लीज सुन रहे हैं। बात तो सही है। तो ट्रांस तरीके ऐसा है जैसे सिस में क्या होगा, अगर BR और NH3 सिस हो सकते हैं तो ऑक्सलेट एक ऐसा आएगा और एक ऐसा है। और सिस वाले अगर दो बाइडेंटेट लिगेंड्स होंगे तब तो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, तो ये है और इसकी एक मिरर इमेज है। मतलब लिगेंड आइसोमरिज्म, सॉरी लिगेंड आइसोमरिज्म कुछ नहीं होगा, इतना ही है बस। तो टोटल ये और सिस और इसकी मिरर इमेज कुल 3 स्टीरियोसोमर्स हैं। जी हाँ, कुल 3 स्टीरियोसोमर्स हैं, दो सिस वाले जो एक दूसरे के एंटियोमर्स हैं और एक ट्रांस वाला जो ऑप्टिकली एक्टिव है। 3 स्टीरियोस। ये देखिए कौन कौन से, ये ना आपके पास दो सिस वाले और एक ट्रांस वाला। ठीक है। पुरानी कहानी लौट रही है, ठीक है। 3 moles of AgCl get precipitated when 1 mole of an octahedral coordination compound with umbilical component CrCl3.3 reacts with excess of silver nitrate। 3 मोल्स 1 मोल कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ऑक्टाहेड्रल है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 3 क्लोराइड फेंक देता है। 3 मोल AgCl मतलब 3 मोल क्लोराइड फेंक दिए और 3 क्लोराइड थे, इसका मतलब सारे के सारे क्लोराइड कोऑर्डिनेशंस के बाहर थे, तभी तो वो प्रेसिपिटेट हो गए AgCl के साथ, AgCl के साथ। ठीक है, अंदर क्या है? अंदर जरूर अमोनिया है और क्या पानी बचा होगा। द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस सैटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंस। अब ये अंदर वाले जो है ये कहलाते हैं सेकेंडरी वैलेंस। तो कितने क्लोराइड आयंस सेकेंडरी वैलेंस में जुड़े हैं? एक भी नहीं, उत्तर है 0, 0, तीनों बाहर हैं। जीरो की आंसर। ओह माय गॉड, ऐसा है, जी हां ऐसा है। कोऑर्डिनेशन स्ट्रीम के अंदर जो होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी है और जो बाहर है वो होती है प्राइमरी वैलेंसी। वो सही बॉस। Oxidation states of iron atoms in compounds A, B and C respectively are X, Y and Z. The sum of X, Y and Z is, और मैंने कहा कैसे सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकल रहा है वो भी गंदे गंदे केसेस में, राइट। और लास्ट करते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। कभी भी आपके पास मेटल कार्बोनाइल्स है जिसमें CO दिखे तो CO पर चार्ज होता है CO, तो आयरन पर है X तो 2X, ये Z है, ये Z है, सॉरी तो 2Z प्लस 9 into 0 बराबर 0, तो Z बराबर 0 आ जाएगा, तब तक Z तो 0 है। 4 into plus 1, सोडियम होता है प्लस 1 ऐसे चार्ज, आयरन है Y, ऑक्सीजन -2, टोटल 4 ऑक्सीजन है, कुल चार्ज 0 है। यदि कुल चार्ज टोटल चार्ज 0 है तो Y कितना आएगा? Na4Fe4, तो Y आ जाएगा +4। चार, कितनी गंदी बात है, गंदी है क्या, अच्छी क्या है? ये बहुत खतरनाक दिखाया है। ये वायलेट कलर का कंपाउंड होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट जब करते हैं सल्फाइड का करता है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि NOS जो लिगेंड है इस पर चार्ज -1, NOS के ऊपर चार्ज -1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होता है ना NO2 माइनस, NO2 माइनस, ऐसे ऐसे ही होती है NOS माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर की खानदान के ना, NOS माइनस भी ऐसी ही होती है, बिल्कुल मिलती है। ये पता है तो फिर हो जाएगा काम कैसे। +1 का सोडियम है 4 4 है, आयरन X है, -1 का साइनाइड है और 5 5 है, -1 का NOS है और कुल चार्ज 0 है। X कितना जाएगा? तो 2 और 4 6 और 0 6, तो टोटल सम ऑफ X, Y and Z इज, ये आंसर 6, 6 आंसर। अरे सर बहुत क्वेश्चन कर दिया, एक आध और। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर CrC2 डिवाइस इज 2। क्यों? कभी भी MAB रूल थ्राइस ऐसा है, ये सिमेट्रिकल है, आइडेंटिटी है, तीनों एक जैसी, तो कोई ज्योमेट्रिकल संबंध नहीं है। ऑप्टिकल होगा तो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे उसकी मिरर इमेज बनाएंगे, दो ही संबंध होंगे, फिक्स्ड है। चूज द आंसर, यस चूज द आंसर। According to the valence bond theory, पहला क्वेश्चन है, according to the valence bond theory, the hybridization of central metal atom is BsP2 for which one of the following compound? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार किस सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन BsP2 है? पहले तो आपको सेंट्रल मेटल एटम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसमें है Ni2+, इसमें है Ni, इसमें है Ni2+ और इसमें है Ni2+। और इसके साथ साथ अगर आप देखें Ni2+ के साथ साथ और क्या चीजें अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8, 3D8, 4s2, 3D8 और 3D8। तो निकल +2 है तो 3D8 है, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3D8 4s2 होना चाहिए। फिर इसके बाद ये देखें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और ये वीक फील्ड हैं। NaCl2.6H2O ऐसा लगता है जैसे NiH2O6, इस टाइप का। क्यों? निकल वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, एक्वा कॉम्प्लेक्सेस ही 6 रखते हैं, तो एक्वा लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लीजिए, तो भी एक्वा कैसी है, वीक फील्ड है, क्लोराइड कैसी है, वीक फील्ड है, साइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, राइट। हां ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, राइट। क्या होगी? टाइम 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैसा है? टाइम 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3D8 4s2 है, ये 3D8 4s2 ग्राउंड स्टेट में है, 3D8 ऊपर लिख दीजिए। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो और वीक फील्ड है, तो बाहर के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स से जो भी ऑर्बिटल्स डी जो भी यूज होंगे ना, तो 3D है, उसके बाद 4s 4p और 4d यूज होंगे, तो ये तो d सॉरी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या ये ऑक्टेहेड्रल है? ऑक्टेहेड्रल NiCO4 कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो धक्का मार के इनको पेयर करेगा और इसको यहाँ ढकेल देगा, तो ये खुद कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3D10 जाएगा। उसके बाद बचेगा 4s 4p, ये sp3 हो जाएगा। अच्छा, और साइनाइड वाले में क्या होगा? साइनाइड आप देखें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड था, धक्का मार के अंदर भेज देगा इसको, एक डी ऑर्बिटल को खाली करा लेगा, एक डी ऑर्बिटल खाली करा लेगा और अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा DsP2। अच्छा जी हाँ, अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा DsP2 या स्क्वायर बिना।
अच्छा ये तो आ गया, हाँ बस सी आंसर हो गया। तो डी देख लीजिए, डी देखने में कोई बुराई नहीं है, चार चार हैं तो फिर से ये हो जाएगा sp3। मजे की बात देखिए, ये हाई स्पिन है और sp3 है, ये लो स्पिन है और तब भी sp3 है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसमें वो रटते हैं कि लो स्पिन में dsp3 रहता है ना, लो स्पिन में पेयरिंग होती है। अब यहाँ निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसको आप प्लस 2 वालों से मैच नहीं कर सकते, इसकी कहानी आगे हो जाएगी। हाँ ये बात ठीक बोली आपने, राइट राइट ठीक है। अब तरीका बड़ा अच्छा है, आसान तरीके से बोलने में थोड़ा समझ लगा, करने में चुटकी हो जाता है, बहुत तेज काम है, बड़ी चीज ठीक है। एक चीज और मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, ट्रिक बताना चाहता हूँ, इस काम में अगर आपको हैरानी होती है तो आपको जल्दी करने की ट्रिक बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ। एक्चुअली इसमें फॉर्मूले की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तेजी से लिखना नहीं आता, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये डी ब्लॉक के मैंने एलिमेंट्स लिखे और इनके साथ ही पैलेडियम और प्लैटिनम भी आए थे, कभी-कभी कॉपर के साथ सिल्वर और गोल्ड, जिंक के साथ कैडमियम और मरकरी, ये ऐसे हैं जो दिख जाते हैं, गले पड़ जाते हैं, सबको एक बार क्या 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 बता रहे हो तो पता है हमें, ऑफ कोर्स मेरे आपको पता है, मैं तो सिर्फ बताना चाहता हूँ। जैसे ग्रुप 12 है, उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी अक्सर +2 दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आपको देखना चाहिए 3d10 की कॉन्फ़िगरेशन आपको डायरेक्टली याद हो, ये क्या है, दिस इज आर्गन 3d10। अच्छा तो कैडमियम आर्गन रिजेक्टर 4d10 और ये xenon 5d10 और उससे पहले 4f है तो 4f14 है, वो कोई बात नहीं, f लॉक समझ ज्यादा इंटरेस्टिंग। फिर d10 कॉन्फ़िगरेशन वाले, अच्छा सही, ऐसे ही q प्लस और s और argentus कह सकते हैं, +1 अगर ग्रुप 11 का +1 हो तो ये भी सेम है, 3d10 4d10 और 5d10। अच्छा ऐसा है, और बहुत ही रेयर, बहुत ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गोल्ड +3 और कॉपर +2 अक्सर हो जाता है। अब कॉपर +1 और 3d10 है तो कॉपर +2 दिखते ही आप लिख दो 3 लाइन और गिनती करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, जब उसकी इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपके लिए लर्न हो जाए। ऐसे ही गोल्ड +1 है 5d10, ये 5d8 है, कौन सा गोल्ड +3, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है, एक बार ध्यान से देखने की बात है। तो चार्ट पूरा लिख देता हूँ, पता है हमें पहले से ही, पता तो सब कुछ ही, पढ़ा तो पूरे चुके हैं, है ना, मौके पर याद आने वाली बात है कि आपको याद है तो बड़ा काम का है, और नहीं है तो बेकार हो जाता है, इसलिए पक्का याद हो जाए, बस इस उत्साह के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, स्कैंडियम अक्सर +3 में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम आपको सब +3 में लिखेंगे। क्रोमियम तो डायरेक्ट याद करिए, स्कैंडियम D0, ये D1, D2 और D3 है, ठीक। अब क्योंकि क्रोमियम +3 D3 है तो क्रोमियम अगर +2 होता उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा 3d4 हो जाता, ठीक। ऐसे ही मैंगनीज, मैंगनीज +3 बहुत रेयर, अक्सर +2 होता है, अगर मैंगनीज +2 है तो वो 3d5 होता है। अच्छा आयरन फेरस भी होता है और आयरन फेरिक भी होता है, कोबाल्ट +2 निकल +2 अक्सर होते हैं, आयरन कोबाल्ट निकल मैंगनीज अक्सर +2 रहते हैं, इवन कॉपर और जिंक। तो मैंगनीज 3d5 3d6 3d7 3d8, पैलेडियम +2 3d8 तो सिर्फ 4d8, प्लैटिनम +2 5d8, D8 कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, थोड़ा सा ये याद रहना चाहिए। कोबाल्ट +3 भी आ जाता है अक्सर, 3d6, आयरन 3d5, अदर +3 रहते हैं, चुप हो जाते आ जाएं, इतनी प्रॉपर लर्निंग होनी चाहिए। ऐसे ही पैलेडियम +4 या प्लैटिनम +4 को देखेंगे तो वो हो जाएंगे आपके पास 4d6 या 5d6 इस तरह से। D8 है तो इलेक्ट्रॉन और निकालो तो 36 चाहिए। इस चार्ट पर पूरा कॉम्बिनेशन चल रहा है, या कोई हारना चाहिए, कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, टाइम पड़ी होगा एकदम, चिप्स वैसा कोई बोले नहीं, +2 3d8 3 हो गया D8, अच्छा अच्छा गोल्ड +3 D8, अब माइनस +2 D5, अब क्रोमियम +2, अब +3 याद है D3 है, +2 में इलेक्ट्रॉन और होगा ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, the type of hybridization and magnetic property of complex MnCl6 3 respectively are। अब आप यहाँ देखिए मैंगनीज को +3 में बताया गया और यहाँ पे बात +2 +2 वैलेंसी होती है, +2 तो होता ही है, बहुत पॉपुलर है, और मैंगनीज +2 का सीन था 3d5, तो मैंगनीज +3 हो जाएगा 3d4, इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, जबरदस्त इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब वो 1 2 3 4 ये 3d4 राइट, और ये 3d4 हो ही चुका है, हाँ जी हो चुका है। आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। देन 6 क्लोराइड लेकर आए, लाइट रखें तो क्या होगा, क्या क्लोराइड पेयरिंग कराएगा, क्लोराइड एकदम नहीं है, वीक फील्ड लेकिन पेयरिंग नहीं करा सकता। तो अब ये यहाँ पर अगर इसको ले पेयरिंग में तो बहुत गंदा सा हो जाएगा, DsP3D, हाँ उस वजह से छोड़ दीजिए, sp3d2 हो सकता है, sp3d2 क्या पैरामैग्नेटिक होगा, 4 बड़े बाबू पैरामैग्नेटिक को ही होगा, sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक, यस। ओ वाओ, तो आंसर क्या है, प्लीज द आंसर, यस प्लीज द आंसर, ये देखिए मैंगनीज +3 एक खाली ऑर्बिटल कुछ कर नहीं सकते, तो बाकी के लिए 6 गलत होंगे, बस ऐसे। The molecule in which the hybrid molecular orbitals involve only d orbital of the central atom is, एक only one, एक ही d orbital participate करे और दूसरी न करे, अच्छा किसमें होगा, भाई sp3d में हो सकता है और हो सकता है ना, NCF4 है sp3d2, NaCN4 माइनस निकाला था वो dsp2 था, ओ इसमें एक ही d orbital, CrF6 माइनस d2sp3, d3 कॉम्प्लेक्स है, ऐसे लिखेंगे इसे, पहले से ये था 6 की जगह चाहिए ऐसे है d2sp3, और Br5 sp3d2 होता है, ओनली वन आंसर, कौन सा, dsp2 वाला, बॉम्बे बी, जी हाँ बॉम्बे बी इज द आंसर। Spinoni magnetic moment in pole magneton for FeCO4 plus is, क्या है देखते हैं, मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर x, CO का 0 होगा, इसका -2 होगा, टोटल +1 है, x is +3, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, चार लिगेंड्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कराएंगे पेयरिंग करा देंगे 1 2 3 4 5, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा, ये डी फील्ड है माना पर एक ही ऑक्सोलेट है, बाइडेंटेट है, चार CO हैं, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडेशन कर लिया तुमने, मॉलिक्यूल लिखना है, ठीक है, इसका म्यू कितना हो जाएगा, म्यू विल बी √3, म्यू विल बी √3, क्यों एक ही टर्न पर इलेक्ट्रॉन है, बाबू देखो इसीलिए √3 1.7,
magnetic moments for species FeCl4 2 minus, COC2O4 3 minus, and O3 minus, and 4 2 minus respectively are. मैग्नेटिक मोमेंट सबके एक ही प्रश्न काम चल रहा है, इसमें आयरन +2 है, देखिए कोबाल्ट +3 है और मैंगनीज +6. आयरन +2 तुरंत देखिए ये था 3d6, डबल डायग्राम बनाइए, टिंग 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 टिंग, 1 2 3 4 5 6, ये आयरन +1 कोबाल्ट +3 3d6 फिर से, और मैंगनीज +6 3d1. ओके, ये जो भी एस अब इसमें आप देखिए मैंगनीज +6 सबसे आसान है, क्यों? ऑक्सो वैसे वीक फील्ड और कोई भी को स्ट्रांग, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का कोई यूज कर नहीं सकता, कोई पेयरिंग शेयरिंग कुछ नहीं होगी, जो है वही है, ठीक है. तो इसका तो जाएगा √3 1.73 बोल मैंगनीज मैंगनीज +6. अब देखिए इसको देखते ही आंसर आता है, क्यों? 3 गलत है, 20 सही है, हमें बाकी करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, और फिर भी आपके मनोरंजन और नॉलेज के लिए करते हैं. क्या है? कोबाल्ट +3 हमेशा लो स्पिन होता है, मतलब अधिकांश केसेस में. क्यों? ऑक्सीडेट तो वीक फील्ड है, वो ऑक्सीडेट वीक फील्ड बना नहीं पाता, और कोबाल्ट को खुद लो स्पिन बहुत हो जाता है, इसके चलते वो लो स्पिन हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं. कोबाल्ट +3 के D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, म्यू 0 हो जाएगा इसका. अच्छा, और इसका क्लोराइड लल्लू थे और हाई स्पिन थे, बाहर बैठेंगे इस तरह से. हम इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4, तो म्यू विल बी √4 × 624 4.9 something. Done. The correct order of calculated spin-only magnetic moments, my God, of complexes A to D is. अब उसमें spin-only magnetic moment के बारे में तुम बताओ, इसमें से ABC तो जैसा भी करता है, D में है. NSE4 के 2-3 क्वेश्चन पहले, ये कैसा था? इसमें म्यू 0 था. इसमें म्यू कैसा है? इसमें म्यू कैसा है? और इसमें म्यू कैसा है? ये पता करना है. NSE4 का म्यू 0 है, जी हाँ, NSE4 का म्यू 0 है. क्यों? सब पेयर हो जाएंगे. निकल प्लस 2 D8 कॉम्प्लेक्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हाई स्पिन D8 कॉम्प्लेक्स. मतलब आप देखिए एक हाई स्पिन D8 कॉम्प्लेक्स. बात सही. तो म्यू कितना होगा? √8. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. यहाँ पर फिर से म्यू 0 हो जाए, क्यों? क्योंकि निकल D8 तो था, यहाँ पर D10 है, सब पेयर है. बस आने के लो स्पिन है, सब पेयर निकाल देगा. और पैलेडियम +2, क्या आपको पता है इस सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमेशा लो स्पिन रहती है, तो D8 भले ही हो, इस पर म्यू 0. तो ACD तो बराबर है, ACD तो बराबर है, अब भी ज्यादा है उनसे, क्योंकि उसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है कि नहीं, बात करेगी. आंसर क्या है? ए. तो अप्रॉक्सीमेटली लिखा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो जो फॉर्मूला है म्यू बराबर √n+2, ठीक है. ऑब्जर्व मोमेंट लगभग इसके आसपास होता है, क्योंकि इनका ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग होता है, तो आदत मिलता है, तो इस एग्जैक्टली कॉन्ट्रीब्यूट सकते हैं स्पिन ओनली को बिल्कुल बराबर. The correct order of calculated spin only magnetic moments of the following examples, yeah, complexes is, ठीक है, CrH2O6 ना क्रोमियम +3 D3 कॉम्प्लेक्स है. आयरन कौन सा है? +2, ये D6 कॉम्प्लेक्स है. आयरन +3 ये D5 कॉम्प्लेक्स है. और यहाँ पर कोबाल्ट क्या चीज है? ये COCl4 2 माइनस, तो कोबाल्ट +2 है, ये D7. अच्छा, ऐसा. और ये इसमें भी देखेंगे, ये वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है. ऑक्सीडेट ट्रेडिशनली वीक फील्ड बन जाती है, और क्लोराइड स्ट्रॉन्ग, तो वीक फील्ड बहुत ठीक. क्या होगा फिर? मैं पढ़ेगा बना देख लो. 1 2 3 4 5 6 7 जगह यानी तो बाहर बैठेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी, n के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3. आयरन D5 ये कैसे देखोगे? अभी देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 D5 था. हां जी. और डेल्टा O इज मोर देन P, ये बोला है. डेल्टा O इज मोर देन P अगर ये गिवन है, तो वैसे तो प्रेडिक्शन शायद ना होता, लेकिन चूंकि दे रखा है ऐसा, तो इसका मतलब है दिस इज लो स्पिन. लो स्पिन में पेयरिंग आसान होती है, ऊपर कूदना मुश्किल. अगर दे ही दिया है ये लो स्पिन है, थर्ड वाला D5 वाला, तो इसका मतलब दो इसमें से पेयर हो जाएंगे, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 10 ऐसा. क्रोमियम +3 1 2 3 ये है, ये क्रोमियम +3 D2sp3 10 और तो पावर 3. अच्छे तो बराबर आ रखा है, हां ऐसा है. और फिर और भी कुछ है, साइनाइड वाइनाइड लेके आओगे तो जहर म्यू 0 हो जाएगा, सब पेयर हो जाएगा, ठीक. तो सबसे कम किसका? सबसे कम तो 2 का है, सबसे कम 2 का है. सबसे उसके बाद कौन है? 2 के बाद 3 है, क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 है, ये भी क्या है? एक चांस है. 1/4 सच तो ये 1/4 बराबर, ग्रेटर देन लेस देन कोई सेंस नहीं है, बराबर होने की बात है, ठीक है. ऐसा that's it. अच्छा. The difference in number of unpaired electrons of a metal ion in its high spin and low spin octahedral complexes is 2. The metal ion is, ये हाई स्पिन, ये लो स्पिन. D1 में सेम है, D2 सेम है, D3 सेम है, D4. The difference is unpaired electrons in high spin and low spin. unpaired electron यहाँ 4 है और यहाँ 2 है. डिफरेंस 2 है, तो ये D4 हो सकता है. निकल D8 है, मैंगनीज D5 है, फेरस D6 है, और कोबाल्ट D7. अच्छा, और आगे चलिए, मान लीजिए D5 कॉम्प्लेक्स के लिए निकालें ये, और अब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. D4 भी हो सकता है, सही है कंडीशन, पर ऐसा ABCD पूरा ऑप्शन. D5 में यहाँ 5 है और यहाँ 1, तो डिफरेंस कितना है? 4. पानी ये ना चले 6 होते, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं. टोटल में यहाँ अनपेयर्ड 4 है और यहाँ पे अनपेयर्ड 0, तो डिफरेंस किससे 4. D7 होता. अब क्या होता है? यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 रेफरेंस 2 पे D7 हो सकता है. D4 के अलावा D7 हो सकता है, और कोबाल्ट +2 है. कहीं आंसर तो नहीं, जरूर आंसर और सिंगल बैक तो नहीं है. आपकी तमन्ना तो एक बड़ी है, देख लेते हैं D8 में क्या होगा. ऐसा आ जाएगा, डिफरेंस 0 आ जाएगा. इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई अंतर नहीं. And there comes the next question, which says, to
crystal field stabilization energy CFSE and magnetic moment spin only of an octahedral aqua complex of a metal ion Mz plus R minus 0.8 delta O and 3.87 volt magnetron respectively. ठीक है, फाइन M सेट प्लस ना पहली बात तो octahedral है और अगर aqua complex है, aqua complex except cobalt plus 3 अगर देखेंगे except cobalt plus 3 all are high spin. एक रीजन तो हाई स्पिन देख लेते हैं और असली cobalt plus 3 लिस्ट में कहीं है नहीं, ठीक, वो तो बाकी खत्म हो गए. अच्छा, फिर मैग्नेटिक मोमेंट है 3.87. तो कितने, यानी कि आप देखिए दिस इज रूट एन एन प्लस 2. एन की वैल्यू सॉल्व करिए, 4 आएगी बेटा, 4 24 का रूट कर देंगे 3 15, हां ये ठीक है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले देख लो, ये d3 कॉम्प्लेक्स, इसमें n की वैल्यू कितनी है, बेरिलियम 3 प्लस d4, ये d2 कॉम्प्लेक्स है, ये d2 कॉम्प्लेक्स है. हां जी, तो इसमें n की वैल्यू 2 है. मैंगनीज प्लस 4 और मैंगनीज प्लस 2 d5 है, तो मैंगनीज प्लस 4 भी d3 कॉम्प्लेक्स, इसमें n की वैल्यू 3 आ जाएगी. और कोबाल्ट प्लस 2 d7 है, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 आ जाए. बेरिलियम पर चेक करता हूं, बेरिलियम इज ग्रुप 5 राइट, है ना, तो दिस इज 3d3 1 2 3 4s2. और बेरिलियम को जैसे हम प्लस 2 करेंगे ये आ जाएगा d3 और प्लस 3 करेंगे सही करेंगे. तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पर बेरिलियम प्लस 3 आउट हो जाता है, ठीक. लेकिन क्रोमियम प्लस 3 मैंगनीज प्लस 4 और कोबाल्ट प्लस 2 की हुई. अब आती है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ये कैसे निकालेंगे, अब निकाल लेते हैं. अगर d3 कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों में कॉम्प्लेक्स तो d3 ही है. अगर d3 कॉम्प्लेक्स है तो 1 2 3 आप देखें ये है बैरी सेंटर, इससे कितना नीचे है 0.4 डेल्टा ओ, ये कितना ऊपर है 0.6 डेल्टा. तीनों नीचे आ गए. हाँ जी, अगर तीनों नीचे आ गए, क्रोमियम प्लस 3 का भी और मैंने दोनों का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की d3 है, तो -1.2 डेल्टा ओ इन दोनों का है. अच्छा, ये तो ठीक लग रहा है ना. एक ही बचा कोबाल्ट, हां तो आंसर होगा, चेक कर लो भाई. देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये है d7. और ग्राउंड स्टेट कोबाल्ट की कैसी होती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक. और आप देखें ऊपर गए हैं 2 और नीचे आए हैं 1 2 3 4 5, ये 0.6 डेल्टा. तो ढंग से करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, एक 5 नीचे गए तो 5 into 0.4 डेल्टा ओ नीचे और 2 into 0.6 डेल्टा ओ ऊपर है, -2 प्लस 1.2 डेल्टा ओ व्हिच इज -0.8 डेल्टा ओ. कोबाल्ट भी था जी, कोबाल्ट है, कोबाल्ट रहेगा, आइडेंटिफाई mz प्लस कोबाल्ट. Amongst the statements A to B, the incorrect ones are, ठीक है, क्या है A, octahedral complexes with strong field ligands have high magnetic moments. Not really. अगर octahedral cobalt की complexes होंगे strong field ligands होंगी तो d6 configuration है तो mu 0 हो जाएगा, low spin हो जाएगा. गलत बात है, false. When delta not less than p, अच्छा यानी high spin है, the d electron configuration of cobalt 3 in octahedral complex देखिए, ये d6 का high spin 1 2 3 4 5 6, हाँ p2g 4 eg2, और सही है. Wavelength of light absorbed by cobalt en thrice 3 plus is lower than lower wavelength मतलब higher energy. ये weak field है, ये strong field है. तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर डेल्टा ओ ज्यादा होगा, तो ज्यादा एनर्जी या लेसर वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करेगी, और यही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है. इफ डेल्टा ओ बहुत खोल दिया चाचा स्टेटमेंट भाई भाई. इफ द डेल्टा ओ फॉर एन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट p+ इज सो मच, या द डेल्टा t फॉर स्टेक्टाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेम लिगेंड विल बी इतना. डेल्टा t इज लगभग 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ, तो 4/9 into 18,000, ये 16,000 तो नहीं आएगा, आधे से भी कम होना चाहिए. 9,000 से कम होने से 16,000 ये फॉल्स, ठीक है. तो A और D फॉल्स हैं, B और C सही है. The incorrect ones A and D, A और D ये गलत है और बाकी दो सही. ठीक, अच्छी बात. The d electron configuration of Ru En whole twice Cl2 and Fe2 whole 6 Cl2 respectively are. Okay. ये है फेरस और फेरस मुझे याद है d6 होता है, और आयरन के नीचे ही रूथेनियम और ऑस्मियम भी होते हैं. तो अगर फेरस d6 है तो रूथेनियम भी d6 होगा. ये लो स्पिन है क्यों, En स्ट्रांग फील्ड है, और ये हाई स्पिन है क्यों, क्योंकि पानी येलो. d6 के साथ हाई स्पिन, ठीक, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये d6 के साथ हाई स्पिन, और d6 के साथ लो स्पिन 1 2 3 4 5 6. तो पहला लो स्पिन है तो वो जाएगा p2g6 eg0, सही सही है, गलत होता है. और हाई स्पिन वाले आयरन के लिए p2g4, मींस द आंसर, बिल्कुल जी, मींस द आंसर. ये देखिए रूथेनियम और आयरन दोनों का याद रखना है. फॉर d4 मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज, d4 है ऑक्टाहेड्रल फील्ड पे है, 1 2 3 और 4 अगर हाई स्पिन है मतलब डेल्टा ओ इज लेस देन p, तो डेल्टा ओ लेस देन p होगा तो ये ऐसा आ जाएगा p2g, नहीं गलत है, डेल्टा ओ लेस देन p. मतलब पेयरिंग मुश्किल है, ऊपर कूदना आसान है, पेयरिंग मुश्किल है, ऊपर कूदना आसान है, तो ये 3 और 1 नहीं, ये डेल्टा ओ लेस देन p. डेल्टा ओ मोर देन p हो जाता 1 2 3 4 ऐसे हो जाता, तब p2g4 हो जाता, तो ये यहाँ है ही नहीं. दिस द आंसर, यस. Arrange the following cobalt complexes in the order of increasing crystal field stabilization energy CFSE value. ये है कोबाल्ट प्लस 3 हाई स्पिन, कोबाल्ट प्लस 3 लो स्पिन, कोबाल्ट प्लस 2 हाई स्पिन, कोबाल्ट प्लस 3 लो स्पिन. अगर कोबाल्ट प्लस 3 लो स्पिन है तो C इज इक्वल टू B, C और D तो बराबर आ रहा है, ठीक. मतलब नंबर n के मामले CFSE डेल्टा O पर भी डिपेंड करती है, तो जो स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा उसका डेल्टा O ज्यादा होगा. तो आप देखिए, अब देखते रहेंगे, मतलब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या मजा आता है.
कोबाल्ट प्लस 3 सबसे पहले कोबाल्ट प्लस 3 D6 कॉन्फ़िगरेशन है। D6 में अगर आप कैलकुलेट करेंगे CFSE तो लो स्पिन के लिए तो आ जाएगी ये T2G6EG0 कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ जी, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 ये था। और ये आया कहाँ से 3 4 5 6 ये आया है यहाँ से, ये 6 नीचे आए मतलब 4 से माइनस 2.4 डेल्टा O प्लस 2 टाइम्स P, ये है CFSE। इसके लिए C और D फॉर C एंड D। तो जब पेयरिंग एनर्जी दोनों के लिए सेम है, पेयरिंग एनर्जी सेम है और ध्यान रखना जैसे जैसे लिगेंड्स स्ट्रांग होते जाएंगे उसकी फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सबसे मस्त डी एनर्जी तो बट तो चार्ज का तो वैसे ही डेल्टा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे बढ़िया तो होगा कौन सा, ये होगा डी, ठीक है। उसके बाद आएगा सी, सबसे बढ़िया होगा डी, उसके बाद आएगा सी, ये तो गलत। अब ए बी और बी ए इनमें तुलना करनी है। यहाँ प्लस 3 है कोबाल्ट और यहाँ प्लस 2 है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का सीधा सीधा असर पड़ता है इस पर, डेल्टा ओ का असर पड़ता है। डेल्टा ओ अगर प्लस 3 घटाना तो डेल्टा जस्ट 1.5 गुना हो जाता है। तो सीएफएससी प्लस 3 वाले की निश्चित ज्यादा सॉरी सीएफएससी निश्चित ज्यादा होगी प्लस 3 वाले की बजाय। तो ए विल बी श्योरली मोर देन बी, ए विल बी श्योरली मोर देन बी। So D is the answer. Yes, D is the answer in this case. Two complexes CrH2O6Cl3A and CrNH3O6Cl3B are violet and yellow colored respectively. ये महाराज violet है और ये yellow ठीक है। The incorrect statement regarding the next. Please note दोनों में क्रोमियम दोनों में क्रोमियम प्लस 3 है, दोनों D3 complexes हैं। aqua weak field है, अमोनिया उससे थोड़ी strong field है, ठीक। दोनों की डेल्टा O वैल्यूज डेल्टा O of A will be less than डेल्टा O of B। क्यों? फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो डेल्टा O की मैग्नीट्यूड डिक्रीज। डेल्टा वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम एनर्जीज ऑफ वायलेट एंड येलो लाइट रिस्पेक्टिवली नहीं, तो D1 कॉम्प्लेक्स में कर देते थे, D2 D3 में नहीं कर सकते, ऐसे दर्द होता है। फिर मतलब अंदाजा कुछ मिल जाए तो ठीक है, पर अपन एकदम बढ़िया एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। बोथ आर पैरामैग्नेटिक विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये बिल्कुल सच है। डेल्टा O वैल्यू ऑफ A इज लेस देन B, भी सच है। बोथ एब्सॉर्ब एनर्जीज करेस्पॉन्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये बिल्कुल सही है। गलत क्या है? A झूठ वहां था, छुपा गया, राइट। Homoleptic octahedral complexes of metalline and homoleptic है जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं। The three monodentate ligands L1, L2 and L3 absorb wavelengths in the region of green, blue and red. The increasing order of ligand strength is now lambda का या एनर्जी का ऑर्डर क्या है? एनर्जी में रेड के बाद आती है ग्रीन, के बाद आता है ब्लू, ठीक, रेड ग्रीन। तो सबसे ज्यादा L2 फिर L1 सबसे लल्लू L3 1 2 3 1 2 सी इज द आंसर। क्यों? जैसे जैसे लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और गैप ज्यादा होगा तो वेवलेंथ एब्सॉर्ब भी सॉरी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एब्सॉर्ब ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। उसके हिसाब से हम क्या है एनर्जी जिसकी है ज्यादा उसमें स्प्लिटिंग होगी ज्यादा, ये है हमारा वादा, इस लॉजिक से हमने इसे निकाला है, ठीक। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर्स फॉर द कंपाउंड्स इज इंटेंसिटी। हां, अब आप इसको देखें कि साइनाइड वाइनाइड में तो क्या इंटेंसिटी आ गई, पेयरिंग होगी एंटर इलेक्ट्रॉन का चाहिए, अगर एंटर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लल्लू है। हां जी लल्लू ठीक है। निकल का प्लस 2 में आपका कॉम्प्लेक्स तो सुंदर रंग का होता है। तो यहां देखिए वीक एक्वा कॉम्प्लेक्स है और महा बेवकूफ फ्लोरो कॉम्प्लेक्सेस है। इनमें हम कुछ कमेंट कर सकते हैं कलर्स के बारे में, शायद कैसे। वेल ये sp3b2 है और ये sp3 इलेक्ट्रॉनों को कूदना है बाहर, उसी में मजा आएगा। और आप ये देखें क्लोराइड एक तो वीकर फील्ड है पानी से, हां जी, तो उसे चार्ज नहीं है बिल्कुल, तो उसमें स्प्लिटिंग सबसे कम होगी क्रिस्टल फील्ड की बिल्कुल, तो मजे से इलेक्ट्रॉन अंदर बात को फन मिलेंगे बिल्कुल। दिस इज द आंसर। यस वी दैट्स द फाइंडिंग्स। द थ्योरी दैट कैन कंप्लीटली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन NiCO4 इज कौन सी? क्या वो किसी फील्ड थ्योरी है, क्या वर्नर्स थ्योरी है, क्या वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, या वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? देखो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तो हर चीज का एक ही से आता है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। कोई पूछता है कि एकदम परफेक्ट कारण कैसे है, क्या वो क्यों है फिक्स्ड आंसर है, कोई दिमाग लगाए इसमें। दिस द आंसर। यस दिस द आंसर। The number of bridging Cu ligands and coco bonds in C2COA die cobalt octacarbonyl respectively are recognized. Metal carbonized structure आपने याद रखें। Please remember CO में अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें भी CO बॉन्ड पे हो गए। इसके अलावा ब्रिजिंग COs स्ट्रक्चर देखिए ऐसा, दो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग है, या फिर लोन पे एक कोई शेयर करें, ठीक है। बाकी ये है जैसे महाविचित्र तो टाइम मैनेजमेंट करता हूं, तो आप देखें ब्रिजिंग CO लिगेंड्स की स्ट्रक्चर में दो और कोको बॉन्ड एक, द आंसर इज 8। जी हां द आंसर इज 8। कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड फिर से स्ट्रक्चर देखिए, दो दो ब्रिजिंग लिगेंड है CO एक CO बॉन्ड, ठीक है ठीक है। विल्किंसंस कैटलिस्ट क्या होता है? विल्किंसंस कैटलिस्ट है, अगर रोडियम ले लीजिए, RH PPH3 ट्राइफेनाइल फॉस्फेट PP 3 है और PH3 होता है PIR नहीं CS, इसमें रोडियम +1 होता है, इरिडियम गलत है, रोडियम होना चाहिए। और ट्राइफेनाइल फॉस्फेट होती है बिल्कुल। दिस द आंसर। यस दिस द आंसर। इक्वेशन व्हिच इज बैलेंस्ड एंड रिप्रेजेंट्स द करेक्ट प्रोडक्ट्स इज Li2O + KCl दे रहा है, LiCl + K2 नॉनसेंस है, कुछ नहीं कैसे ऐसे थोड़ी कैसे। फिर दूसरा है कोबाल्ट क्लोरो कॉम्प्लेक्स जिसमें एसिड डाला और वो टूट गया, कैसा हो सकता है? जी हाँ, अमीन कॉम्प्लेक्सेस कितने भी स्टेबल क्यों ना, अगर उनमें एसिड आ जाए तो अमोनिया एसिड से रिएक्ट करने के लालच में मोस्टली वो कॉम्प्लेक्स छोड़ के बाहर आती है इस तरह से। वन एक्सेप्शन इज कोबाल्ट +3, उसका अमीन कॉम्प्लेक्स एसिड डालने से डिस्ट्रॉय नहीं होता, +2 बहुत नहीं देखो ठीक है। सी क्या है? मैग्नीशियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स है और DDT है, ठीक है। उसमें ढेर सारा एनएच डाला है और कह रहे हैं कि MgEDTA2+ की फॉर्मूला गलत है, MgEDTA के साथ आएगा 2- वो इतना जो एक्सेस एनएच है बहुत बेसिक है, बिल्कुल यही
cyanogen receptor. Only B is right, B is right. And then, yeah. Considering that delta O is greater than P, the magnetic moment of RuH2O holds 6 2 plus 1. तो ये सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सारे के सारे वैसे होते हैं लो स्पिन, और ये भी रखा है लो स्पिन, ये लो स्पिन कंडीशन है देंगे। और रुथेनियम प्लस 2 इस आयरन प्लस 2 periodic table which is B6 और लो स्पिन है, तो 1 2 3 4 5 ऐसा कर लेगा और आगे खाली ऑर्बिटल्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना हो जाएगा? 0। जी म्यू हो जाएगा 0, अपना सब म्यू हो जाएगा। The number of bridging CO ligands in Mn2CO10 is dimanganese क्या का कार्बन है मन और 5 CO को 5 CO नीचे क्लासिक ऑफ हाइड्रोजन। bridging CO ligands कितनी है? कोई नहीं है, ऐसे करके पाऊंगा तो जरूरत नहीं है हमको इस ध्यान से। ऐसे ही गाड़ी चलाते रहिए, खुशियों से नाचते रहिए और